नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे छोटे भाइयों बहनों, तो मेरे मित्रों, आपका स्वागत है राष्ट्रीय परिदृश्य के अंदर। आज के लेक्चर के अंदर हम जनवरी और फरवरी का राष्ट्रीय परिदृश्य जो भी है उसको कवर करेंगे। अगले वीडियो में मार्च और अप्रैल का, फिर मई और जून का, फिर जुलाई और अगस्त का, फिर सितंबर का करके आपका एग्ज़ाम, ठीक है। और लगभग 4 से 5 दिन, 3 से 4 दिन के वीडियो अंतराल में आपके पास वीडियो आते रहेंगे, 3 से 4 दिन के अंतराल में। और आपका सुजस मुझे स्टॉप करना पड़ा, इसके लिए मुझे भी बड़ा खेद है इस चीज़ के लिए। लेकिन ये चीज़, जो चीज़ ज़्यादा अब इम्पोर्टेंट है, देखो आपने सुजस बहुत पढ़ा है और सुजस के अंदर कुछ चीज़ें जो आएंगी अलग, मैं एक ही वीडियो बना दूंगा पूरे के पूरे का, ठीक है। और 1 या 2 वीडियो में सुजस को भी ख़त्म कर दूंगा मैं, जितना भी अपना डिले होगा उतना। लेकिन ये चीज़ थोड़ी आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय परिदृश्य वाली, ठीक है। तो इसका होना भी ज़रूरी है, उनका होना भी ज़रूरी है। देखो, आप जब नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का जब करंट अफेयर पढ़ोगे, तो उसमें एक तो आपका इकोलॉजी इन्वायरमेंट वाला पोर्शन, एक साइंस एंड टेक वाला पोर्शन, एक राष्ट्रीय परिदृश्य वाला पोर्शन और एक गेम्स वाला पोर्शन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और इनको मैं आपको चारों ही पोर्शन को करवाऊंगा अलग अलग। और भले ही मैं आपका बड़ा वीडियो लेकर आता हूँ, सिंगल वीडियो लेकर आता हूँ, लेकिन उसमें डे बाई डे की जो भी घटनाएं घटित हुई होती हैं, मैं सबको चेक करता हूँ, सबको देखता हूँ। कोई उसमें इंपॉर्टेंट ज़्यादा तो नहीं है और सारी चीज़ों को कवर करता हूँ, ठीक है। भले ही मैराथन क्लास है, लेकिन डे बाई डे का सारा करंट अफेयर इसके अंदर इंक्लूड करके लेके आता हूँ मित्रों। तो मैं इधर उधर की ज़्यादा बातें नहीं करूँगा और सीधा आऊँगा आपके करंट अफेयर के डिस्कशन पर, ठीक। वीडियो छोटा रखूँगा, लगभग 1 घंटा, इससे ज़्यादा का वीडियो कोई भी नहीं आएगा आपका, इससे ज़्यादा मैं चाहता भी नहीं कि आए, क्योंकि आप लोग बोर हो जाओगे। तो मित्रों चलते हैं सीधा आज के न्यूज आर्टिकल के डिस्कशन पर। तो मित्रों, अपना पहला है आज का, रिमोट इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन। मतलब सीधा सीधा है कि रिमोट मतलब होता है दूरस्थ स्थित। रिमोट का मतलब जैसे आप बैठ के सोफे पर टीवी देख रहे हो, दूर से दबा दिया, मतलब रिमोट सेंसिंग। रिमोट का मतलब होता है दूरस्थ। दूरस्थ के हिसाब से, दूरस्थ संवेदी जो चीज़ होती हैं उनको रिमोट बोलते हैं। और ईवीएम का आप मतलब जानते हो, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, जिनसे आप अभी तक वोट देते हुए आए हो, मोदी जी को चुनते आए हो, राहुल गांधी जी को चुनते आए हो, जो भी हैं आपके फेवरेट नेता, आप उनकी पार्टी को वोट देते आए हो, तो वो इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन होती है, ठीक है। इससे क्या है मित्रों, देखो आपने देखा होगा कि आप लोग भी घर से बहुत दूर रह रहे होंगे, वोटिंग वगैरह आती है, आपका मन करता है वोट डाल दें, लेकिन पता लगता है यार कि जाने का 500, आने का 500, 4 दिन खराब, ठीक है, तैयारी पूरी बिगड़ जाएगी। तो इसके लिए क्या किया गया है, अब रिमोट इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन आ गई है। आप जहां होंगे वहां पर एक केंद्र बना दिया जाया करेगा, आप सीधे सीधे जाओ, वहां पर एक कार्ड होगा आपका, उस तरह की आईडी होगी, उसको क्या करेंगे, जो बैलेट पेपर की बजाय क्या, किस चीज़ का होगा, एक कार्ड होगा, ठीक है, कार्ड रीडर टाइप का होगा, उसको वहाँ जाके स्कैन करेंगे, वहाँ जाके आपकी डिटेल्स निकल के आ जाएंगी और आप वहाँ पर अपनी विधानसभा, अपनी लोकसभा के अनुसार वहाँ पर क्या कर देंगे, वोट डाल देंगे, ठीक है। तो मेरे मित्रों, अब हम इसकी टेक्निकल बातों को देख लेते हैं। तो देखो, आरवीएम का मतलब होता है दोस्तों रिमोट वोटिंग मशीन, ठीक है। मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक मशीन का संशोधित संस्करण है ये, ठीक है मेरे मित्रों। इसमें क्या है, प्रवासियों के गृह राज्य में चुनाव होने की विभिन्न स्थिति में क्या है कि विभिन्न राज्यों में विशेष दूरस्थ मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। बिहार के अंदर इलेक्शन है, तो राजस्थान के अंदर भी उसकी एक ईवीएम लगेगी कि बिहार में रहने वाले लोग राजस्थान से यहाँ से क्या कर सकें, उसकी वोटिंग कर सकें। तमिलनाडु में इलेक्शन होंगे तो राजस्थान में रहने वाले लोग क्या करेंगे, जो राजस्थान में इलेक्शन होंगे तो राजस्थान के जो लोग तमिलनाडु में रह रहे होंगे वहाँ पर एक आरवीएम लगेगी और वो अपने राजस्थान के अंदर अपना वोट दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह की चीज़ें हैं। अब आपकी समझ में रिमोट इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन पूरी कंप्लीटली आ चुकी होगी, ठीक है मेरे मित्रों। देखो दोस्तों, आरवीएम एक ही मतदान केंद्र से कई दूरस्थ निर्वाचन क्षेत्रों को संभाल सकता है। मतलब एक जगह पर स्थापित होगा और कई सारे, ठीक है, कई सारे निर्वाचन क्षेत्र। मान लो कि पूरे देश में लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है, 4-5 राज्यों के अंदर लोकसभा का इलेक्शन है, तो राजस्थान के अंदर उन 4-5 राजस्थान के अंदर एक सेंटर बना दिया जाएगा आरवीएम का, और कई सारे जो स्टेट होंगे उनको एक ही सेंटर संभाल लेगा, ठीक है मेरे मित्रों। इसके लिए एक निश्चित बैलेट पेपर सीट की बजाय मशीन को एक इलेक्ट्रॉनिक डायनेमिक बैलेट डिस्प्ले के लिए संशोधित किया गया है, जो एक निर्वाचन क्षेत्र कार्ड रीडर द्वारा पढ़े गए मतदाता की निर्वाचन क्षेत्र संख्या के अनुरूप विभिन्न उम्मीदवारों की सूची को पेश करेगा। वही मैंने आपसे बोला था, एक कार्ड रीडर होगा जो आईडी टाइप की होगी, उससे क्या होगा, एक क्षेत्र विशेष के लिए होगी वो, ठीक है मेरे मित्रों। अब आरबीएम का मतलब आपकी समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया आपका आज का पहला न्यूज आर्टिकल का डिस्कशन, ठीक। अब चलते हैं मेरे मित्र थोड़ा सा आगे।
अब देखो दोस्तों, दूसरी अपना न्यूज आर्टिकल है ऊर्जा दक्षता योजना। मतलब देखो, पहले इसके नाम को देखो, ऊर्जा दक्ष। किसी भी चीज़ को ऊर्जा दक्ष बनाना। ऊर्जा दक्ष का मतलब है कि आपने मान लो इनपुट दिया 100% एनर्जी का, तो 100% में से ज़्यादा एनर्जी का क्या हो, आउटपुट निकले और एमिशन कम से कम हो। समझे? एमिशन का मतलब है धुआं वगैरह जो उसके पीछे से अपशिष्ट निकलते हैं वो कम से कम निकले। आपने 100 ग्राम एनर्जी दी, 100 ग्राम इनपुट दिया, तो 100 ग्राम एनर्जी के रूप में उसका आउटपुट मिला, मतलब एमिशन हो वो 0 से 0 हो, उसको बोलते हैं ऊर्जा दक्षता योजना। ठीक है, देखो दोस्तों, आप ये सारे ही जानते हो कि अभी जलवायु परिवर्तन का दौर चल रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। मुझे भी लगता है कि हम उस दौर में पैदा कब हुए, क्यों हुए भाई, जिस दौर में जलवायु परिवर्तन चल रहा है, ऊपर से हिमालय बोल रहा है हम भी ऊंचाई पकड़ेंगे, अरावली भी कह रही है भैया कुछ हलचल हमारे अंदर भी है, हम भी करेंगे, नीचे भूकंप, भैया ऊपर जलवायु परिवर्तन, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, मंत्र का घंटा बन गए हैं जिससे देखो बजाया जा रहा है, बजाया जा रहा है। देखो दोस्तों, ऊर्जा दक्षता योजना, देखो आपके यूएनएफसीसीसी ने बोला था, यूएनएफसीसीसी का मतलब है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। मतलब क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो कन्वेंशंस होते हैं, जो कि क्या होता है, जिनको आप सीओपी बोलते हो, कोप, कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज, वो यही करवाता है। ठीक है, तो इसने क्या है कि प्रत्येक देश क्या करेगा कि 2030 तक कार्बन तटस्थ बनने की कोशिश करेगा। कार्बन तटस्थ का मतलब है कि जो हाइड्रोकार्बन ईंधन है हमारे, हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जो पेट्रोल, डीजल वगैरह और कोयला वगैरह, ठीक है, जिनके जो हाइड्रोकार्बन जलने के बाद एनर्जी देते हैं उनको हाइड्रोकार्बन ईंधन बोलते हैं। इनके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन और कार्बन का एक स्पेशल अनुपात के अंदर मिक्सचर होता है और वो जलने पर, टूटने पर क्या देता है, एनर्जी देता है। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन को जलाने पर जो कार्बन निकलता है, तो हम क्या करें, अपनी जो ऊर्जा की जो ज़रूरतें हैं उनको इस तरह से शिफ्ट करें, इस तरह से शिफ्ट करें कि वहाँ पर हमें कम से कम कार्बन निकले। ठीक है, इस तरह के स्रोत की तरफ जाएं। तो मेरे मित्रों, मंत्रालय कौन सा है इस योजना के लिए, तो रेल मंत्रालय कर रहा है इस वाली योजना को लागू। ठीक है, ऊर्जा दक्षता योजना को। ठीक, इस योजना के मेरे मित्रों 5 आयाम हैं। ठीक है, क्या क्या आयाम हैं देख लेते हैं। तो देखो, पहला है नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग। 5 स्टेप हैं इसके। नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके ऊर्जा दक्ष बनना, टिकाऊ इमारतें बनाना। टिकाऊ का मतलब होता है, ये हिंदी है, इंग्लिश के अंदर सस्टेनेबल जो बिल्डिंग। सस्टेनेबल का मतलब होता है कि उस तरह की इमारतें जो कि भविष्य को ध्यान में रख के आधुनिक तौर पर आज के दौर में वर्तमान में ऊर्जा का उपयोग करें, भविष्य को ध्यान में रखकर। मतलब जैसे कि उसमें सनलाइट ऑटोमेटिक आनी चाहिए भाई, ऐसा नहीं है दिन के अंदर भी लाइट जला के बैठे तब कहीं जाके उजाला हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सस्टेनेबल बिल्डिंग्स होनी चाहिए, गेट खुलते ही पूरा हवा होनी चाहिए, एयरी होनी चाहिए, और उसके अंदर पूरा लाइट वाइट की बढ़िया व्यवस्था होनी चाहिए। हो सकता है सोलर वगैरह की उस पर लगे प्लेट्स वगैरह लगी हों। टिकाऊ इमारतें होनी चाहिए। उपकरण और उपकरणों में ऊर्जा दक्षता, इस तरह के उपकरण लगाए जाएं जिनमें ऊर्जा दक्षता हो। बिजली की गुणवत्ता और बहाली। ठीक है, और क्षमता निर्माण एवं जागरूकता। इसके क्या है, 5 आयामी योजना है। इसके 5 आयाम कौन कौन से हैं ये आपने देख ही लिए मेरे मित्रों। ठीक है, कि नवीनीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करना है, टिकाऊ इमारतों का बनानी है हमें आगे भविष्य में, और जो इस तरह के उपकरण यूज में लेने हैं जो ऊर्जा दक्ष हों। पुराने टाइप के नहीं लेने। आपने पुराने पंखे देखे होंगे तो, और पुराने बल्ब देखे होंगे 100 वाट का। अभी मान लो अभी 20 वाट का, 10 वाट का, 5 वाट के बल्ब चल रहे हैं घरों के अंदर, एलईडी एलसीडी टाइप के। और पहले कैसे आते थे, पहले आते थे 100 वाट का, एक ही पीला पीला सा उजाला देता था, तो वो ऊर्जा दक्ष नहीं थे। अभी ऊर्जा दक्ष हैं। ठीक है, तो इस तरह के उपकरणों की बात हो रही है। और ऊपर से क्या करना है आपको, क्षमता निर्माण करना है और जागरूकता लेकर आना है। जागरूकता तो हर चीज़ में जरूरी है। इस योजना का उद्देश्य है दोस्तों, कुशल संचालन के माध्यम से ऊर्जा की खपत को कम करना और नवीकरणीय ऊर्जा को उपयोग को बढ़ाना है। ठीक है मेरे मित्रों, अब चलते हैं दोस्तों थोड़ा सा और आगे। देखो मेरे मित्रों, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का क्या की गई है, स्थापना की गई है। स्थापना का मतलब ये है कि 108वां भारतीय जो विज्ञान कांग्रेस है उसको मनाया जा रहा है। तो 3 से 7 जनवरी 2023 तक। ठीक है, 3 से 7 जनवरी 2023 के मध्य में महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज विश्वविद्यालय। ठीक है, कई लोग बोल रहे हैं भैया सर ये तुकोजी है। ठीक है, ये क्या हो सकता है, तुकोजी हो सकता है, तुकोजी, तुकोजी। ठीक है, तुकोजी है ये,
तुकोजी, अरे यार क्या लिख दिया मैंने, भी पगलेट हो रहा हूँ, आधा हिंदी आधा इंग्लिश लिख रहा हूँ। तो दोस्तों ये तुकोजी है, लेकिन तुकड़ोजी लिख रहा था वहाँ पर। जिस ऑथेंटिक सोर्स से अपने चीज़ उठाई है तो अपन भी तुकड़ोजी का ही नाम लिखेंगे, क्या पता तुकोजी और तुकड़ोजी दोनों अलग अलग हुए तो। ठीक है, तो ये विश्वविद्यालय का नाम है, तो महाराष्ट्र के नागपुर में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, विश्वविद्यालय का नाम याद रखना मत रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपसे ये पूछा जा सकता है। पहली बात तो ये संस्करण कौन सा था, तो 108वां संस्करण था भारतीय विज्ञान कांग्रेस का। कहाँ पर आयोजन हुआ था, तो नागपुर, महाराष्ट्र के नागपुर में। अब नागपुर में कई लोग बोले सर आरएसएस मुख्यालय इसीलिए वहाँ हुआ होगा, हो सकता है, इसमें कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है। राजनीति से सारी चीज़ें प्रभावित रहती हैं लोकतंत्र के अंदर, ये आपको मानो या ना मानो वो आपकी मर्जी है, लेकिन वास्तविकता यही है। ठीक है, इसका उद्घाटन किसने किया था, इसका उद्घाटन किया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इसकी विषय वस्तु क्या थी, थीम क्या थी, महिला सशक्तिकरण के साथ सतत जो विकास है उसके लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ठीक है, मतलब ये है कि महिलाओं का सशक्तिकरण विज्ञान के माध्यम से। ठीक है, और सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमन एम्पावरमेंट, मतलब वुमन का एम्पावरमेंट आवश्यक है। ठीक है मेरे मित्रों, अब देख लेते हैं कि भारतीय विज्ञान कांग्रेस क्या है, इसका आयोजन कहाँ हुआ ये आपने देख लिया, संस्करण कहाँ क्या है कौन सा है ये आपने देख लिया, और इसकी थीम क्या है वो चीज़ आपने देख ली। अब आप देखो कि भारतीय विज्ञान कांग्रेस क्या है। तो दोस्तों इसका आरंभ किया गया था 2014 के अंदर, 1914 के अंदर इसका पहले अधिवेशन का आयोजन हुआ था विज्ञान कांग्रेस के का। ठीक है, आयोजक कौन थे, तो भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन केंद्र सरकार के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से कार्यरत एक स्वतंत्र निकाय। ठीक है दोस्तों, आयोजक कौन था इसका, तो भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन। ये क्या है, जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन है वो इसका आयोजन करता है। ठीक है, और जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन है वो क्या है, तो केंद्र सरकार के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से कार्यरत एक स्वतंत्र निकाय है। ठीक है, ISCA क्या है, ISCA हालांकि 1914 में नहीं था, लेकिन इसके जो आरंभ 1914 में हो चुका था, लेकिन अब इसका आयोजन कौन करता है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो अब इसका आयोजन करता है मेरे मित्रों भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन। ये क्या चीज़ है, तो केंद्र सरकार के तहत अपना एक विभाग है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, इस प्रौद्योगिकी विभाग से सहयोग से एक कार्यरत स्वतंत्र निकाय है ISCA। ठीक है मेरे मित्रों, अब चलते हैं दोस्तों अपन थोड़ा सा और आगे। तो देखो दोस्तों, जो आपका विज्ञान कांग्रेस है भारतीय विज्ञान कांग्रेस, उसका महत्व क्या है, तो प्रमुख वैज्ञानिक संस्थानों और प्रयोगशालाओं के वैज्ञानिकों एवं शोधकर्ताओं के साथ साथ कॉलेज और विश्वविद्यालय के विज्ञान के शिक्षकों और छात्रों को एक समान मंच प्राप्त करना या एक मंच पर लेकर आना उनको। ठीक है, क्योंकि एक इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक और एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और एक स्टूडेंट, ये सारे लोग कहाँ आ पाते एक मंच पर, तो इनको एक मंच पर बैठाना जरूरी है, क्योंकि एक तो वर्तमान है किसी देश का, और जो सामने बेंच पे बैठे होते हैं वो फ्यूचर भविष्य होते हैं। विद्यार्थी हमेशा एक देश का भविष्य होते हैं। ठीक है, यह वैज्ञानिक मुद्दों और महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञों एवं आम जनता के मध्य वार्तालाप का एक प्रमुख माध्यम है। ठीक है, क्योंकि इतने बड़े बड़े विशेषज्ञों का जनता से कहाँ इंटरेक्शन हो पाता है, और इसके माध्यम से क्या करना है, जनता से उनका इंटरेक्शन करवाना है। इसका अनुदान मतलब इसको पैसे कौन देता है, तो केंद्र सरकार द्वारा भारतीय विज्ञान कांग्रेस के आयोजन हेतु वार्षिक रूप से अनुदान दिया जाता है, वार्षिक रूप से अलग से पैसे दिए जाते हैं, अनुदान दिया जाता है। ठीक है मेरे मित्रों, तो दोस्तों अब चलते हैं अपन थोड़ा सा और आगे। अब मित्रों अपन करते हैं एक नया टॉपिक, हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज। क्या, हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज। देखो इसका नाम समझो, मतलब विरासत के लिए हाइड्रोजन। अब आप बोलोगे सर कि विरासत को हाइड्रोजन से संरक्षित करेंगे, हाँ भैया ये विरासत दूसरे तरह की है और हाइड्रोजन भी दूसरे तरह की है। यहाँ पर क्या होगा, देखो ये इस परियोजना को मोटा मोटी मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारी हेरिटेज ट्रेन जिनको हमने घोषित कर रखा है, जिस शिमला कालका चलती है ना, है टॉय ट्रेन वो, ठीक है, उस तरह की और भी हैं, दार्जिलिंग के अंदर भी चलती हैं। तो इस तरह की अलग अलग, जो ऊटी के अंदर भी चलती है, नीलगिरी की पहाड़ियों में, तो इस तरह की क्या है, अलग अलग जो रूटों की जो ट्रेन है, जो हेरिटेज ट्रेन है, उनके अंदर क्या है, हाइड्रोजन ईंधन का इस्तेमाल करेंगे। अभी तक उनमें क्या चल रहा था, कोयला इंजन लगा रहा था और कोयले से चल रही थी, लेकिन उनके अंदर अब क्या करेंगे, हाइड्रोजन ईंधन का प्रयोग करेंगे। इसलिए इस योजना का नाम रखा गया है हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज योजना। ठीक है, मंत्रालय वही रेल मंत्रालय, अभी रेल मंत्रालय ही चल रहा है भैया, आप देख लो अपनी ज़मीनें खाली करवा रहा है रेल मंत्रालय, बहुत सारा काम कर रहा है रेल मंत्रालय।
उद्देश्य हेरिटेज लाइनों पर हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों को शुरू करना, जो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था। हेरिटेज लाइनों पर हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों को क्या करना है, शुरू करना है मित्रों। ठीक, न केवल ट्रेनों की उपस्थिति और संचालन प्रणाली को अपडेट करना है, बल्कि सार्वजनिक परिवहन में हरित ऊर्जा का मतलब हाइड्रोजन वाली ऊर्जा के उपयोग को देना है। देखो दोस्तों, जब हाइड्रोजन का इस्तेमाल करेंगे अपन ईंधन के रूप में, तो आउटपुट के रूप में आपको पानी मिलेगा। ठीक है, हाइड्रोजन है H, दो अणु इसके क्या करेंगे, मिलेंगे, ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे। जैसे CO2 होता है, ऑक्सीजन के दो अणु कार्बन के एक अणु से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं। इसी तरह से हाइड्रोजन के दो अणु, जब हम हाइड्रोजन को इनपुट के रूप में इस्तेमाल करेंगे ईंधन के रूप में, तो जब हाइड्रोजन बर्न होगी, किसकी उपस्थिति में होती है, कोई चीज़ किस गैस की उपस्थिति में जल पाती है, तो ऑक्सीजन जरूरी है। किसी भी चीज़ के जलने के लिए, किसी भी चाहे वो कोई भी चीज़ हो, उसके जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता जरूर होती है। ऑक्सीजन नहीं होगा तो चीज़ों का जलना हो जाएगा बंद, तो इसीलिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। तो जब ईंधन हाइड्रोजन का होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा, तो एमिशन के रूप में, अपशिष्ट के रूप में क्या निकलेगा, जल निकलेगा। तो इसीलिए क्या है, ये देखो हरित ऊर्जा का उपयोग है। ठीक है, हाइड्रोजन एक हरित ऊर्जा है। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों को नैरोगेज और मीटर गेज दोनों ही लाइनों पर चालू किया जाएगा। ठीक है मेरे मित्रों, तो देखो दोस्तों, वर्तमान में कितने रूटों पर चलने वाली ट्रेनों के अंदर, जो विरासत रूट हैं उन पर चलने वाली ट्रेनों के अंदर हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसको भी आप अच्छे से पढ़ लेना, देख लेना, रट लेना। तो इन ट्रेनों की शुरुआत 8 विरासत रूटों की पहचान की गई है। मध्य रेलवे का माथेरान हिल स्टेशन, ठीक है, इसकी लंबाई 19 किलोमीटर लगभग। लंबाई याद मत रखना, माथेरान याद रखना केवल। मध्य रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे अगर ये याद कर सकते हो ठीक है, अदरवाइज मत करना। ठीक, उत्तर सीमांत रेलवे का दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, ठीक है, कालका शिमला रेलवे, ठीक है, कांगड़ा घाटी रेलवे, ठीक है, बिलमोरा बघई रूट, ठीक है, महू पाताल पानी रूट, ठीक है, नीलगिरी पर्वत रूट, ठीक है, और आपका मारवाड़ देवगढ़ मादरिया रूट। ये 8 रूट हैं, इनके नाम याद कर सको तो कर लेना, अदरवाइज आपसे सीधा नाम पूछेगा। जो हाइड्रोजन हेरिटेज जो भी योजना है, क्या नाम था उस योजना का, कि हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज योजना का संबंध निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से है। ठीक है, और इसका उद्देश्य पूछ लेगा कि हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। फिर आपसे पूछ लेगा कि हाइड्रोजन के अंदर पुराने पांडुलिपियों को संरक्षित रखने से, या दूसरे नंबर पर पूछ लेगा कि हाइड्रोजन का ईंधन के रूप में विरासत स्थलों पर इस्तेमाल करने से गाड़ियों के अंदर, या तीसरा पूछ लेगा आपसे कि ट्रेनों के अंदर, जो विरासत ट्रेन है उनके अंदर हाइड्रोजन का इस्तेमाल करने से। ठीक है, फिर इस तरह से आपसे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है मेरे मित्रों, बाकी मुझे नहीं लग रहा कि ये इन चीज़ों से पूछेगा कि कौन कौन सी 8 विरासत रूटों की पहचान की गई है जहाँ पर हाइड्रोजन चलाया जाएगा, और पूछ भी लेता है तो आप एक बार पढ़ लेना, ऑप्शन आपके सामने आएंगे तो दिमाग के अंदर चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, अब राइज के बारे में देख लेते हैं। राइज क्या है, RISE, तो राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट, मतलब आध्यात्मिक सशक्तिकरण के माध्यम से भारत का विकास। ठीक है दोस्तों, तो राजस्थान के माउंट आबू में, ये तो आपके लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, 2-3 स्टार लगा लेना इस पर, तो कि राजस्थान के माउंट आबू में ब्रह्म कुमारियों द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय महाअभियान है। क्या, राइज क्या है मेरे मित्रों, तो राजस्थान के माउंट आबू में ब्रह्म कुमारियों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय अभियान। ब्रह्म कुमारियाँ वो होती हैं जो कि संन्यास धारण करने वाली स्त्रियां। ठीक है मेरे मित्रों, उद्देश्य है मेरे दोस्तों इसका कि स्वर्णिम भारत के सपने को पूरा करने के लिए भारतीय नागरिकों को आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाना, और आधुनिक समय में आवश्यकता भी है थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ जाने की। मैं ये नहीं कह रहा पूरा आप साधु हो जाओ, पीताम्बरी ओढ़ के कहीं बैठ जाओ, या फिर आप जब जैन हो तो श्वेताम्बरी ओढ़ के कहीं बैठ जाओ, ऐसा नहीं करना है, लेकिन फिर भी आध्यात्मिक रूप से थोड़ा सशक्त होना है। इससे क्या होता है, अपन को अंदर से शक्ति मिलती है, अंदर से बल मिलता है। देखो दोस्तों, जब अच्छा समय होता है तो कोई भी काट लेता है कहीं पे भी, लेकिन जब समय थोड़ा सा डगमगाता है तो उस समय पर जो स्पिरिचुअल रूप से जो मजबूत व्यक्ति होते हैं वो समय का डट के सामना कर पाते हैं। ठीक है, बाकी तो मैं यहाँ पर साधु संतों की असेंबली खोल के नहीं बैठा भाई मैं बस पढ़ाना जानता हूँ, पढ़ा सकता हूँ आप लोगों को। अब चलते हैं मेरे मित्र थोड़ा सा और आगे, हंसते खेलते मुस्कुराते।
तो दोस्तों, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, अभी हाइड्रोजन से अपन ट्रेन चला रहे थे, अभी हरित हाइड्रोजन मिशन के बारे में देखेंगे। तो कैबिनेट द्वारा देश को वैश्विक हरित हाइड्रोजन का केंद्र बनाने के लिए 20,000 करोड़ रुपए की हरित हाइड्रोजन जो है मिशन है उसको मंजूरी दे दी है। मतलब हम अपने देश को वैश्विक हरित हाइड्रोजन का केंद्र बनाना चाहते हैं। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन एनर्जी अगर पूरे विश्व में कहीं से भी एक्सपोर्ट हो तो कहाँ से हो, हमारे भारत से हो। ठीक है, हाइड्रोजन एनर्जी को लेकर पूरा विश्व यदि किसी की तरफ देखे तो भारत की तरफ देखे, ये हमारा उद्देश्य है। और इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए कैबिनेट के द्वारा अलॉट किए गए हैं राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए। ठीक है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन भारत को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। वैश्विक केंद्र, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टेक्नोलॉजी किसके पास हो हाइड्रोजन के रूप में, हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में यूज करने की, तो वो भारत के पास, हमारे प्यारे भारत के पास। ठीक है मेरे दोस्तों, तो मेरे मित्रों हम चलते थोड़ा सा और आगे, और इस तकनीकी के बारे में अगर कोई कुछ लेना चाहे तो भारत की तरफ ही देखे, यही भारत का उद्देश्य है एकमात्र मेरे मित्रों। इसकी घोषणा देखो दोस्तों कब की गई थी, तो 2021 के बजट में की गई थी वित्त मंत्री के द्वारा हरित हाइड्रोजन मिशन के बारे में। ठीक है, इसका नोडल मंत्रालय हमने किसको बनाया है, तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को इसका नोडल मंत्रालय बनाया है। इसका उद्देश्य क्या है मेरे मित्रों, तो इसका उद्देश्य है मिशन स्वच्छ स्रोतों से हाइड्रोजन प्राप्त करने पर जोर देगा। स्वच्छ स्रोतों से हाइड्रोजन को प्राप्त करने पर जोर देगा। 2030 के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य 450 गीगावाट रखा है। कितना, 450 गीगावाट रखा है। इस मिशन से इस प्रक्रिया को गति मिलने की उम्मीद है मेरे मित्रों। यह मिशन 2050 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगा। मतलब UNFCCC कह रहा है कि आप 2023 तक ऊर्जा दक्षता लेके आओ भैया, कार्बन को जितना कम कर सकते हो, एमिशन को उतना कम करो। तो हमारा भारत क्या कहता है कि हम 2050 तक टंटाई खत्म कर देंगे कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, हाइड्रोजन का उपयोग मेरे मित्रों पेरिस समझौते के तहत भारत की ऊर्जा प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने और जीवाश्म ईंधन पर आयात निर्भरता को कम करने के लिए, ये भी एक बहुत बड़ा है। देखो मित्रों, यदि हमारा देश नवीकरणीय ऊर्जा के ऊपर आत्मनिर्भर हो जाता है तो कितना बड़ा रेवेन्यू हमारा बाहर जाने से रुक जाएगा। हमें सिर्फ दिखता है कि हम गल्फ कंट्रीज से पेट्रोल खरीदते हैं, लेकिन हमें ये नहीं दिखता कि हम ऑस्ट्रेलिया से कोयला भी खरीदते हैं। ठीक है, तो हमें कोयला वोयला ये चीज़ें भी लेनी होती हैं, अफ्रीका से कोयला लेके आते हैं। ये कोयला वोयला ये सारी चीज़ों पे क्या हो जाएगा, रोक लग जाएगी। ठीक है, इधर तो दिल्ली में लोग सांस ले पाएंगे, दिल्ली का मतलब नॉर्थ इंडिया में तो सांस लेना ही दूभर हो जाता है। अब वो समय आ रहा है, वो जल्दी, दिवाली के बाद 2 महीने स्थिति बहुत ख़राब रहने वाली है। चारों तरफ पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन रहेगा, भयंकर पॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, तो उससे भी बचाव होगा और दूसरा अपना रेवेन्यू बचेगा, तो उससे डेवलपमेंट होगा, और तो क्या ही होगा। ठीक है मेरे मित्र, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे मेरे भाइयों, साथ में मेरी बहनों भी, बहनें बोले हैं भाइयों का नाम लेते रहते हो, मेरा नाम नहीं, हमारा नाम नहीं लेते। तो दोस्तों, हाइड्रोजन ईंधन के प्रकार कितने होते हैं उसको भी देख लो, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, और नहीं भी पूछेगा तो आपकी नॉलेज के लिए ज़रूरी है, आप इंटेलिजेंट बन जाओगे ये देख के। ठीक है, तो देखो दोस्तों, विभिन्न स्रोतों से और प्रक्रियाओं से, जो अलग अलग स्रोत, अलग अलग प्रक्रियाएं, उनके द्वारा जो हमें हाइड्रोजन प्राप्त होती है उनको अलग अलग रंग के टैब के द्वारा वर्गीकृत किया जाता है, जैसे ग्रे हाइड्रोजन। ठीक है, ईंधन के प्रकार कौन से, पहला है ग्रे हाइड्रोजन, तो जीवाश्म ईंधन से उत्पादित हाइड्रोजन, जीवाश्म ईंधन से उत्पादित हाइड्रोजन। ब्लू हाइड्रोजन, कार्बन कैप्चर और स्टोरेज विकल्पों के साथ में जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों द्वारा संचालित इलेक्ट्रोलाइजर का उपयोग करके उत्पन्न हाइड्रोजन। तो देख लो दोस्तों किस तरह से हाइड्रोजन ईंधन हमें प्राप्त होता है, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन जीवाश्म ईंधन से उत्पादित होता है, ब्लू हाइड्रोजन कार्बन कैप्चर एवं स्टोरेज विकल्पों के साथ में जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न हाइड्रोजन होती है ये, और ग्रीन हाइड्रोजन में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों द्वारा संचालित इलेक्ट्रोलाइजर का उपयोग करके उत्पन्न हाइड्रोजन होती है। ठीक है, देखो दोस्तों, जीवाश्म ईंधन से उत्पादन हाइड्रोजन का मतलब ये है कि जो भी वहाँ पर हमने इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया है हाइड्रोजन को बनाने में, जो भी ऊर्जा स्रोतों का यूज किया है, उन ऊर्जा स्रोतों में जीवाश्म ईंधन का प्रयोग हुआ था। ऐसा नहीं है कि जीवाश्म ईंधन में से हाइड्रोजन निकालेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है मेरे मित्रों, तो चलते हैं दोस्तों थोड़ा सा आगे, और अब देखो दोस्तों, प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कौन सा संस्करण था, ये 17वां, इसको याद रखना। और अखिल भारतीय जो कांग्रेस थी हमारी, कांग्रेस विज्ञान कांग्रेस, उसका कौन सा था, 108वां। ठीक है, तो मेरे मित्रों, भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए 9 जनवरी को हम क्या करते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस बनाते हैं। क्योंकि 9 जनवरी को मैंने आपसे कहा था, हम यहाँ पर जनवरी और फरवरी का कर रहे हैं कंप्लीट खत्म। ठीक है,
इसका आयोजन मित्रों कहाँ किया गया था? तो मध्य प्रदेश के इंदौर में 3 दिवसीय था, 17वां था। इन चीज़ों को याद रखना है। आयोजन कहाँ किया गया? 17वां दिवस। और क्यों? क्योंकि भारतीय के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करना, यही इसका उद्देश्य है। ठीक है, बाकी और चीज़ें टेक्निकल, इनको हम आगे देख लेते हैं। ठीक, अब इसकी पृष्ठभूमि के बारे में जान लेते हैं मेरे मित्रों। तो 9 जनवरी को पीबीडी का मतलब होता है प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में चुना गया था। क्यों चुना गया था? क्योंकि 9 जनवरी को ही महात्मा गांधी 1915 में कहे थे, अफ्रीका से भारत आए थे प्रवास करके। अफ्रीका प्रवास के बाद गांधी जी कहाँ आए? हमारे प्यारे भारत के अंदर, अपने भारत के अंदर। ठीक है, तो 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में हम लोगों ने चुन लिया। वर्ष 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी, लेकिन 2015 में इसे संशोधित किया गया और हर 2 वर्ष में इसे मनाने का निर्णय लिया गया। ठीक है, 2003 में से प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की हमने शुरुआत कर दी, लेकिन 2015 से हम प्रत्येक 2 वर्ष में, हर 2 वर्ष में, पहले भाई हर वर्ष बनाने बैठ जाते थे 2003 से, प्रतिवर्ष 1 वर्ष निकला नहीं कि फिर आ जाओ, फिर इनको पुरस्कार दो, सारे प्रवासियों को फिर से बुलाओ। प्रवासियों को भी दिक्कत होती है यार, हर साल बुला लेते हैं आईपीएल की तरह, ये कोई बात हुई? ठीक है, तो उन्होंने कहा नहीं भाई, 2 साल में आप 1 बार आ जाओ, आप एक ही बार इंडिया आओ, आपको डबल किराया नहीं देना पड़ेगा, एक ही बार में काम कर लो। ठीक है, तो हर 2 वर्ष में आयोजित होता है। ठीक मेरे मित्रों, कब से शुरू किया गया है? तो आपको तो 2003 से शुरू किया गया। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अब मेरे मित्रों देख लेते हैं 2023 की थीम क्या थी प्रवासी भारतीय दिवस की। ओके, तो इसकी थीम थी मेरे मित्रों, प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार। अमृतकाल तो आप देख रहे हो, आज़ादी का अमृत महोत्सव सब मना रहा है, पूरा का पूरा देश मना रहा है। ठीक है मेरे मित्रों, अब कैसे मना रहा है, आप कैसे मना रहे हैं, ये नहीं पता मुझे। तो विषय क्या था, इसका थीम क्या था? प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार, ये इसकी थीम थी। इस दिन भारत सरकार क्या करती है? प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार भी प्रदान करती है मेरे मित्रों। ठीक है, अब चलते हैं मेरे मित्रों थोड़ा सा और आगे, राष्ट्रीय युवा महोत्सव के बारे में जान लेते हैं। तो इसका कौन सा संस्करण था? 26वां संस्करण। मंत्रालय कौन सा था? तो केंद्रीय मामले, युवा मामले और खेल मंत्रालय। आयोजन कहाँ किया गया था? कर्नाटक के हुबली धारवाड़ के अंदर इसका आयोजन किया गया था। इसकी थीम क्या थी? तो विकसित युवा विकसित भारत। उद्देश्य क्या था? भारत के युवाओं को सशक्त बनाना और देश के भविष्य को आकार देने में उनकी सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय युवाओं का महोत्सव है, सीधी सीधी बात है, आपको यहाँ भी याद रखना है। 26वां संस्करण। और मंत्रालय कौन सा? केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय। और आयोजन कहाँ किया गया? हुबली धारवाड़ कर्नाटक में। ठीक है, और इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी विकसित युवा विकसित भारत। उद्देश्य भाई भारत के विकास में युवाओं की सक्रिय भागीदारी को बढ़ाना। ठीक, अब चलते हैं मेरे मित्रों और आगे। सारे के सारे न्यूज़ आर्टिकल आपको इंपॉर्टेंट मिलेंगे, बहुत अच्छे मिलेंगे। यहाँ से आपको पेपर के अंदर भी अपने के बहुत कुछ मिलने वाला है। ठीक है, कई बच्चे मेरे से पूछ रहे थे, सर क्या हम आपके करंट अफेयर पर भरोसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो मेरे भाई, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं कैसे मना कर सकता हूँ? और सिर्फ मना करने की बात नहीं है, मैं दिमाग भी लगाता हूँ अपना, जितना मेरे अंदर देखो ईश्वर ने बुद्धि दी है, मैं पूरा ईमानदारी से लगा के आप लोगों के लिए बनाता हूँ। उसमें कुछ लाग लपेट नहीं होती है। मेरी कोशिश यही रहती है कि मेरे भाई बंधु जो मुझसे जुड़े हैं उनको कुछ फ़ायदा हो, मुझसे जुड़ने के बाद उनको ऐसा नहीं लगे कि यार नुकसान करवा गया ये भाई। ठीक है, तो जो भी मैं आपको वीडियो बना के सलाह भी देता हूँ कोई, तो वो भी और ये भी मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोगों को फ़ायदा जरूर होगा। सेतु समुद्रम, समुद्र में सेतु। ठीक है, सेतु समुद्रम परियोजना को देख लेते हैं मेरे मित्रों। तो सेतु समुद्रम परियोजना, सीधी सीधी बात है, समंदर की बात चल रही है। तो समंदर के अंदर सेतु बना देना। सेतु क्यों बनाते हैं? दूरी को कम करने के लिए। तो समंदर के अंदर दूरी को कम करने का जो प्रयास किया जा रहा है उसी को सेतु समुद्रम कह रहे हैं। ठीक है, अब उसको देख लेते हैं क्या काम किया जा रहा है। तो सेतु समुद्रम परियोजना के माध्यम से पाक स्ट्रेट, पाक खाड़ी और मन्नार स्ट्रेट, मन्नार की खाड़ी कहाँ है जानते हो आप? देखो ये अपना प्यारा भारत है, ये तो इधर है श्रीलंका, तो श्रीलंका के बीच में राम सेतु है उसके, तो इधर वाली है वो पाक स्ट्रेट और इधर ये वो है मन्नार की खाड़ी। ठीक है, तमिलनाडु से चिपक रही है मन्नार की खाड़ी है, इधर नीचे है वो पाक स्ट्रेट है, पाक की खाड़ी, नीचे की तरफ पाक खाड़ी खुद ही लिख रहा है यहाँ पे ईश्वरी कृपा से। ठीक है, मन्नारी खाड़ी के उथले पानी में क्या है? एक शिपिंग नहर का निर्माण, जैसे पनामा नहर है ना, पनामा नहर, उसका निर्माण कैसे किया गया है मित्रों? तो उसका किया गया कैरेबियाई जो द्वीप है वहाँ पर एक टनल बना के, एक कैनल बना के, टनल तो क्या कैनाल बना के वहाँ पर
और जो पूरा नीचे घूम के आना पड़ता था पूरा दक्षिणी अमेरिका को, तो वहाँ से सीधे निकल जाते हैं, वो घूमना बच जाता है। तो इसी तरह से जो श्रीलंका पूरा घूम के आना पड़ता है, जो आपके शिप हैं, पानी के जहाज हैं उनको, तो क्या करना है मेरे मित्रों कि जो जहाँ पर जो राम सेतु है उसमें से एक जो बना के कैनाल बना के क्या करना है, तो मन्नार की खाड़ी के उथले पानी के माध्यम से एक शिपिंग नहर का यहाँ पर निर्माण कर देना है, जो भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों के बीच में, भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों के बीच में जो जहाज़ों के लिए आवश्यक जो दूरी है और समय है उसको कम कर देगा। यह परियोजना पाक जलडमरू मध्य के माध्यम से पारंपरिक नौवहन मार्ग को बाईपास करेगी, जिसे नौवहन संबंधी खतरा भी माना जा रहा है। नौवहन संबंधी खतरा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि यहाँ पर जैव विविधता अधिक है, पहली बात तो ये है, ठीक है। क्या है यहाँ पर, इस जगह पर जैव विविधता भी अधिक है। दूसरी बात ये है, राम सेतु आध्यात्मिक दृष्टि से यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाकी योजना है, क्या पता यहाँ पर कार्यान्वित हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ठीक है मेरे मित्रों। अब चलते हैं दोस्तों थोड़ा सा और आगे। देखो, श्री राम जानकी यात्रा, अब आप बोलो सर यात्राओं के बारे में भी पढ़ा रहे हो क्या, तो मेरे भाइयों भारतीय रेलवे की योजना है ये, ठीक है। इस योजना के अंदर क्या किया जा रहा है, तो भारत गौरव ट्रेन का संचालन करेगी रेलवे। तो भारत, आपसे प्रश्न दूसरी तरह से भी पूछ सकते हैं कि भारत गौरव ट्रेन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, ठीक है। भारत गौरव ट्रेन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो श्री राम जानकी यात्रा से। एक और प्रश्न पूछ सकता है कि भारत गौरव ट्रेन कहाँ से कहाँ तक संचालित हो रही है, तो अयोध्या से जनकपुर तक। कहाँ से कहाँ तक, अयोध्या से जनकपुर तक। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राम सेतु, राम मंदिर बन के तैयार हो गया है, राम जी की फिलहाल देश के अंदर लहर चल रही है, राम जी चारों तरफ हो रही है, तो आप इसको देख लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, वैसे भी ऐसी बात नहीं है कि मैंने सिर्फ राम जी का नाम देख के यहाँ पर रख दिया, ठीक है। अब चलते हैं मेरे मित्र थोड़ा सा और आगे। वरुण 2023, ये वरुण धवन नहीं है 2023 में, ये वरुण है, ठीक है। देखो दोस्तों, भारत और फ्रांस के बीच में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। देखो, द्विपक्षीय है, नौसैनिक है, भारत और फ्रांस के बीच में है, और 21वां संस्करण इसका आयोजित हुआ है, और पश्चिमी समुद्र तट पर इसका आयोजन किया गया है, ठीक है मेरे मित्रों। कई सारे प्रश्न बनेंगे, किस किस देश के बीच में होता है वरुण, तो किस किस के बीच में होता है, भारत और फ्रांस के बीच में। द्विपक्षीय है, केवल दो ही पक्ष होते हैं, भारत और फ्रांस। नौसेना का अभ्यास है, ठीक है। 21वां संस्करण है, आयोजन पश्चिमी समुद्री तट पर हुआ। अब देख लेते हैं इसकी पृष्ठभूमि के बारे में। तो 1993 में इसको शुरू किया गया था, 2001 में वरुण नाम दिया गया था। 1993 से होने शुरू हो गए थे युद्ध अभ्यास तो, लेकिन 2001 में नाम दे दिया वरुण, ठीक है। भारतीय नौसेना की तरफ से मित्रों इसमें स्वदेश निर्देशित मिसाइल स्टील्थ डिस्ट्रॉयर INS चेन्नई, और निर्देशित मिसाइल फ्रिगेट INS तेग, और समुद्री गश्ती विमान P-81, डोर्नियर हेलीकॉप्टर और MiG-29 के लड़ाकू विमान इसके अंदर शामिल हुए। कौन कौन से विमान शामिल हुए, इसको पूछने के चांस बहुत ही कम होते हैं। कोई मेरे जैसा कोई ऊट पटांग बंदा वहाँ बैठा हो, ऊट पटांग व्यक्ति को पूछ लो यार क्या क्या भाग लिया, तो यहाँ से नहीं पूछेगा, जहाँ से पूछेगा वहाँ मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। जब कुछ स्पेशल विमान लेता है ना, तो उसके बारे में पूछ सकते हैं। अब चलते हैं मेरे मित्र थोड़ा सा और आगे, समय ख़राब नहीं करेंगे, आपका समय बहुत कीमती है, RAS का एग्ज़ाम आने वाला है, पढ़ाई लिखाई करनी है आपको। वुमनिया पहल, कौन सी, वुमनिया पहल। आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी, उसमें गाना चलता है ओहो वुमनिया, ये वही वुमनिया है, ठीक है। तो देखो दोस्तों, वुमनिया पहल क्या है, तो लिंग समावेशी आर्थिक विकास को प्राप्त करने के लिए समाज में हाशिए पर जो महिला हैं उनकी उद्यमिता को विकसित करना है। यह महिला उद्यमियों के लिए अति स्थानीय आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देता है, ठीक है। मतलब ये महिला उद्यमिता को बढ़ावा देकर महिलाओं का सशक्तिकरण करना, सीधी सीधी बात इसकी इतनी है, आर्थिक रूप से विकसित करना। देखो दोस्तों, जब किसी भी तबके का आपको यदि डेवलपमेंट करना है, उसको सशक्तिकरण बनाना है, तो सबसे पहली शर्त होती है उसको आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाओ, आर्थिक रूप से सशक्तिकरण करो उसका। जो आर्थिक रूप से सशक्त है मेरे मित्रों, वही सामाजिक, राजनीतिक, लैंगिक सब तरह से सशक्त है। नहीं तो आप बिना आर्थिक सशक्तिकरण के दूसरे किसी भी प्रकार की समानता की बात कर ही नहीं सकते हो। बिना दूसरे तरह की नैतिकता, न्याय की बात करना सिर्फ एक बेईमानी है। अब मेरे मित्रों एक और चीज़ देख लो कि BSF के सेवानिवृत्त महानिदेशक श्री पंकज कुमार सिंह को हाल ही में 2 वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ठीक है, इनके रूप में नियुक्त किया गया है। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है अपने, अजीत डोभाल साहब।
और अभी उपराष्ट्रीय जो सुरक्षा सलाहकार हैं वो कौन है? श्री पंकज कुमार सिंह। उनको क्या किया गया है? 2 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है। बीएसएफ के सेवानिवृत्त महानिदेशक हैं, मतलब ये भी आईपीएस ऑफिसर हैं। कौन है? आईपीएस ऑफिसर। किसकी तरह? डोभाल साहब की तरह। डोभाल साहब की तरह, अजीत डोभाल साहब हैं उनकी तरह। ठीक है मेरे मित्रों, चलो चलते हैं थोड़ा सा और आगे, आनंद लेते हैं जीवन का। चलो दोस्तों, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट बात करते हैं अपन। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, तो एनजीओ प्रथम, एक एनजीओ है जिसका नाम है प्रथम, इसके द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है। पहला प्रश्न आपको यही मिल गया कि एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? तो किसके द्वारा? प्रथम नाम के एनजीओ के द्वारा। हर 4 वर्ष के अंतराल पर जारी की जाती है, हर 4 वर्ष के अंतराल पर जारी की जाती है। ठीक है मेरे मित्रों, तो इस रिपोर्ट में क्या हुआ है, 2020 और 2021 में बंद होने, स्कूल जो बंद हुए हैं उनके प्रभाव के साथ साथ 2022 में बच्चों के स्कूल लौटने के प्रभाव को भी दर्ज किया गया है। तो 2020-21 में जो स्कूल बंद रहे उसका बच्चों की एजुकेशन पर क्या प्रभाव पड़ा, और साथ ही 2022 में जब स्कूल पूरी क्षमता के साथ ओपन हुए तो बच्चे स्कूल लौटने में उनका क्या प्रभाव रहा बच्चों पर, इसको जो वो स्कूल लौटे उसके क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, तो देखो दोस्तों, ये जो रिपोर्ट है वो 2005 में स्कूल नामांकन, उपस्थिति और अध्ययन अंकगणितीय शक्तियों में रुझान को ट्रैक करने के लिए 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों का सर्वेक्षण किया जाता है इसके अंदर। ठीक है मेरे मित्रों, चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यहाँ से कई सारे प्रश्न आपको मिल गए। अब देखो दोस्तों, अगला अपना न्यूज आर्टिकल है सी फीड द वर्ल्ड प्रोग्राम। सी फीड द वर्ल्ड प्रोग्राम मतलब वह पूरे विश्व को खाना खिलाती है। चलो देखो दोस्तों, क्या है, एक कंपनी है पेप्सिको, खाद्य पदार्थ कंपनी बनाती है, खाद्य पदार्थ बनाती है। एक है केयर, ये गरीबी के खिलाफ लड़ने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसके द्वारा एक प्रोग्राम संचालित किया जा रहा है, इसका नाम है सी फीड्स द वर्ल्ड। ठीक है, इसका उद्देश्य है फसल की उपज को बढ़ाना, फसलों की क्या करना है, उपज को बढ़ाना है। ठीक है, क्योंकि वो क्या करती है, सी फीड्स द वर्ल्ड, वो फसलें क्या करती हैं, फसल क्या करती है, पूरे विश्व को खिलाती है खाना। अब समझ में आ गई सी फीड्स द वर्ल्ड प्रोग्राम का मतलब आपको। ठीक है, तो पेप्सिको एक कंपनी है, खाद्य पदार्थ बनाने वाली कंपनी है, और केयर क्या है, गरीबी के खिलाफ लड़ने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसके द्वारा संचालित है। उद्देश्य है फसल की उपज को बढ़ावा देना, बीपीएल परिवारों की महिलाओं की आय में वृद्धि करना, स्वस्थ और संतुलित आहार तक पहुंच सुनिश्चित करना, लैंगिक समानता। ठीक है, और कृषि परिवारों को एक स्थिर आय प्राप्त करवाना, और टिकाऊ कृषि पर महिलाओं को प्रशिक्षण देना है कि भाई किस तरह से आप इस तरह की कृषि कर सकते हो जिससे वो कृषि कैसी हो, टिकाऊ हो मेरे मित्रों। ठीक है, तो आपकी समझ में आ गया होगा सी फीड्स द फूड प्रोग्राम, सी फीड्स द वर्ल्ड प्रोग्राम क्या है, तो आप यहाँ पर याद रखना किस किस के द्वारा संचालित है और इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, बाकी जो नीचे प्रावधान है उनको अगर एक बार नहीं भी करेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा भाई फसल की उपज को बढ़ाना है, और बीपीएल परिवारों की जो महिलाएं हैं उनकी आय में क्या करना है, वृद्धि करना है। ठीक है, और क्या करना है आपको, स्वस्थ संतुलित आहार तक पहुंच उपलब्ध करवानी, लैंगिक समानता और एक स्थिर आय। इसके साथ साथ में क्या है, टिकाऊ कृषि पर महिलाओं को प्रशिक्षण देना है, ये इसके काम है। ठीक है मेरे मित्रों, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे दोस्तों। अब दोस्तों 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस अभी थी, वो राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस थी, अभी बाल विज्ञान है, बच्चों का विज्ञान है, उसके लिए कांग्रेस। ठीक है, 30वीं है, कौन सा संस्करण है, 30वां, और राष्ट्रीय कांग्रेस विज्ञान का वो 108वां है। ठीक है, और राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस है उसका 30वां है। देखो अहमदाबाद की साइंस सिटी में 27 से 31 जनवरी 2023 तक इसका आयोजन किया गया। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस है। ठीक है, इसकी मेजबानी गुजरात काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी और गुजरात काउंसिल ऑफ साइंस सिटी और SAL एजुकेशन ने की। ठीक है दोस्तों, SAL एजुकेशन और गुजरात काउंसिल ऑफ साइंस सिटी और गुजरात काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन तीनों के द्वारा मिलकर इसकी मेजबानी की गई थी। इसका उद्देश्य तो मेरे मित्रों, स्कूल में विज्ञान को पढ़ने और सीखने के तरीकों में भौतिक और सामाजिक वातावरण को जोड़कर बदलाव लाना है। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के बारे में। अभी अपने राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस के बारे में भी जाना था, अब बाल विज्ञान कांग्रेस के बारे में भी जान लेते हैं। तो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस बच्चों को अपनी रचनात्मकता प्रकट करने, कल्पना को आकार देने की जिज्ञासा को बढ़ाता है। नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा क्या किया जाता है, नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन भारत सरकार द्वारा समर्थित यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष चयनित छात्रों का जो प्रतिवर्ष क्या करता है, ये
चयनित स्थानों पर इस कार्यक्रम का आयोजन करवाता है। तो कार्यक्रम का आयोजन कौन करवाता है? नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, भारत सरकार का विभाग है, वो करवाता है। और मेज़बानी किसने की थी इस बार इसकी? तो मेज़बानी की थी आपकी गुजरात काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गुजरात काउंसिल ऑफ साइंस सिटी और SAL एजुकेशन, ठीक है, इसके द्वारा की गई थी। ठीक है मेरे मित्रों, अपन चलते थोड़ा सा और आगे। अब देख लो दोस्तों, 20 सूत्रीय कार्यक्रम मतलब 20 सूत्री कार्यक्रम, इसकी प्रगति रिपोर्ट है। 20 सूत्री कार्यक्रम देख लो दोस्तों क्या है। तो रिपोर्ट ये क्या है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के द्वारा जारी की जाती है रिपोर्ट। 20 सूत्री कार्यक्रम की जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा जारी की गई है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा NSO के द्वारा जारी की गई है। भारत ने 1975 में 20 पॉइंट प्रोग्राम की शुरुआत की थी। 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम की हमने शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य था 20 बिंदुओं का उपयोग करके गरीबी का उन्मूलन करना और ग्रामीण लोगों के जीवन में सुधार करना। मतलब 1975 से हम गरीबी को दूर कर रहे हैं। कई सारे गरीबी दूर हो गए बेचारे, लेकिन गरीबी दूर नहीं हो पाई उनकी। चलो कोई बात नहीं, किसी भी देश में गरीबी हमेशा ही बनी रहती है, लेकिन गरीबी की प्रचंडता कितनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गरीबी की प्रचंडता इतनी नहीं होनी चाहिए कि लोग भूखों मर जाएं, पहनने के लिए कपड़े ना हो, खाने के लिए रोटी ना हो, रहने के लिए मकान ना हो। तो प्रचंडता को कम करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे मित्रों, इसका उद्देश्य आपने देख लिया क्या है। तो 20 बिंदुओं का उपयोग करके गरीबी का उन्मूलन करना और ग्रामीण लोगों के जीवन में स्तर में सुधार करना है। वर्तमान में TPP 50 से अधिक योजनाओं पर काम करता है। TPP की योजनाएं रिपोर्टिंग त्रैमासिक है, 3 महीने के बाद क्या करती है? योजनाएं अपनी रिपोर्ट निकालती है। और 2022-23 में तय लक्ष्य का सिर्फ हमने 41% ही पूरा कर पाए हैं। वो कोरोना का बहुत बड़ा इसके ऊपर इम्पैक्ट है। कोरोना की वजह से बहुत सारी चीज़ें उस स्तर से पूरी नहीं हो पाई जिस स्तर से पूरी होनी चाहिए थी। अब मेरे मित्रों देख लो एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपके OBC के उपवर्गीकरण के लिए आयोग गठित किया गया है। ठीक है, वैसे ये आयोग गठित किया गया था 2017 में, लेकिन क्या है, इसको 12 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी थी। देख लो आप, 2017 में करके 12 सप्ताह के अंदर अपनी इसको रिपोर्ट देनी थी। मतलब लगभग 3 से 4 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी थी, लेकिन ये अभी भी लंबित है और इसको 14वां विस्तार दे दिया गया। भैया हमारे काम पूरा नहीं कर पाया, हमें समय है और विस्तार दे दो। ठीक है, तो ये चीज़ तो क्या है, आपकी जानकारी लिए ज़रूरी थी। लेकिन OBC उपवर्गीकरण के लिए जो आयोग है वो किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया है, ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो भारत के राष्ट्रपति ने, देखो पहली बात तो ये, राष्ट्रपति जो SC ST OBC वगैरह जो होते हैं इनके लिए कोई आयोग वगैरह गठित होता है तो उसको कौन उसके अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं? तो वो करते हैं राष्ट्रपति। तो इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति G रोहिणी को अपने आयोग का क्या किया है, की अध्यक्षता में क्या किया है? G रोहिणी के तहत, न्यायमूर्ति G रोहिणी की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया है। देश में OBC उपश्रेणियों की जांच करके एक रिपोर्ट तैयार करना है इसका उद्देश्य। ठीक है मेरे मित्रों, उप श्रेणियाँ मतलब OBC के अंदर देखो दोस्तों, अभी OBC क्या है, एक बहुत बड़ा तबका है। अभी गहलोत जी ने भी कहा है 27% OBC को परमानेंट आरक्षण हम देते हैं। तो ये रिपोर्ट का जैसे ही कार्यकाल बढ़ा, गहलोत जी हरकत में आ गए और वो तो राजनीतिक पैतरे और वो पता नहीं क्या है, मैं तो उसको कुछ नहीं बोलता। वो गहलोत जी जाने, मोदी जी जाने। लेकिन एक चीज़ है कि OBC एक बहुत बड़ा तबका है। इसके अंदर क्या होता है, देखो दोस्तों, कि रिजर्वेशन मिला तो सबको मिल गया एक नंबर से, लेकिन इसके अंदर कई लोग इतने एडवांस हैं ऑलरेडी कि उनको ज़रूरत ही नहीं है रिजर्वेशन की। तो जो लोग ऑलरेडी सशक्त हैं, हर तरह से उनकी एजुकेशन बहुत अच्छी हुई है, ऊपर से उनको रिजर्वेशन और मिल जाए, तो जिन बच्चों के लिए, जिन लोगों के लिए एक्चुअल में सामाजिक समानता लाने के लिए रिजर्वेशन आया था, तो कहीं ना कहीं वो रिजर्वेशन क्या करता है, वो अपने मुख्य लक्ष्य से भटक जाता है। तो उस चीज़ के लिए ही OBC के अंदर उप श्रेणियों के लिए एक जांच आयोग तैयार किया गया था, एक जांच आयोग बनाया गया था कि आप उन उप श्रेणियों की पहचान करो जिनको अभी तक लाभ मिला ही नहीं है। ठीक है, तो मेरे मित्रों अब चलते हैं अपन थोड़ा सा और आगे। हर घर ध्यान अभियान, हर घर ध्यान, हर घर ध्यान। ठीक है, तो दोस्तों संस्कृति मंत्रालय और आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन, आर्ट ऑफ लिविंग ये श्री रविशंकर की है शायद ये। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर क्या कर रही हैं, हर घर ध्यान अभियान चला रही है। उद्देश्य क्या है, तो मानसिक बीमारी के लक्षणों के प्रति जागरूकता देना। हमें कई बार पता ही नहीं होता कि हम मानसिक रूप से बीमार हैं। हमें सबको ऐसा लगता है कि हम मानसिक रूप से कभी बीमार हो ही नहीं सकते, लेकिन मित्रों लोग मानसिक रूप से बीमार होते हैं और हमारे बीच में ही हैं वो लोग। और कई लोग तो हम में से ही होंगे जो मानने को तैयार नहीं है कि हम मानसिक रूप से बीमार हैं। ठीक है, तो मानसिक बीमारी के लक्षणों के बारे में जागरूकता की कमी के कारण भारत में क्या हो रहा है
कि रोगियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जनता के बीच में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस अभियान को चलाया जा रहा है। ठीक है, मानसिक रूप से जो लोग रोगी हैं उनमें मानसिक रोगों के प्रति जो जागरूकता है उसको बढ़ाने के लिए हर घर ध्यान अभियान चलाया जा रहा है। कौन कौन चला रहा है? तो संस्कृति मंत्रालय और आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के द्वारा इसको चलाया जा रहा है मेरे मित्रों। अब चलते हैं अपन थोड़ा सा और आगे। तो दोस्तों देखो, एयर मार्शल AP सिंह बने भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख। AP सिंह भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। ठीक है, वर्तमान में विवेक चौधरी साहब जो हैं भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं। तो उप प्रमुख कौन है? AP सिंह जी। और प्रमुख कौन है वायुसेना के? तो वो हैं विवेक चौधरी साहब। ठीक है, और आत्मनिर्भर हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम। ठीक है, आत्मनिर्भर हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है दोस्तों बागवानी। ठीक है, वो आत्मनिर्भर बनाना है उसको। क्लीन प्लांट प्रोग्राम, क्लीन प्लांट का मतलब होता है इस तरह के प्लांट जो किसी भी बीमारी से ग्रसित ना हो और वो एकदम से क्लीन हो। ठीक है, तो रोग मुक्त पौध सामग्री की उपलब्धता में वृद्धि करना, इससे बागवानी फसलों के मूल्य में सुधार में मदद मिलेगी। तो आत्मनिर्भर हॉर्टिकल्चर क्या है? क्लीन प्लांट प्रोग्राम, वो आपकी समझ में आ गया होगा, उम्मीद कर सकता हूं मेरे मित्रों। अब चलते हैं दोस्तों थोड़ा सा और आगे। तो मेरे मित्रों देख लो, और राष्ट्रीय डेटा प्रशासन नीति, राष्ट्रीय डेटा प्रशासन नीति केंद्रीय बजट 2023 के दौरान इसकी घोषणा। इसके द्वारा भारतीय डेटा प्रबंधन कार्यालय का निर्माण किया जाएगा। किसका? भारतीय डेटा प्रबंधन कार्यालय का निर्माण किया जाएगा। ये क्या करेगा दोस्तों? ये IT मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करेगा। कौन सा? राष्ट्रीय डेटा प्रबंधन कार्यालय का निर्माण करेंगे हम। ठीक है, और जो IT मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करेगा। इसका उद्देश्य होगा दोस्तों इस नीति का, कि मुख्य उद्देश्य क्या होगा? डेटा को सुरक्षित करना। देखो दोस्तों, आज के ज़माने में डेटा बहुत बड़ी पूंजी है। यदि आपका मोबाइल कोई हैक कर लेना, आपकी ज़िंदगी को हैक कर लेगा। ठीक है, इसीलिए डेटा की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। इसे देश में स्टार्टअप के लिए उपलब्ध कराना, डेटा को, जो डेटा है नए नए स्टार्टअप्स के लिए डेटा उपलब्ध करवाना। ठीक है, और उसकी सुरक्षा करना। महत्व क्या है मेरे मित्रों? तो नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी डिजिटल भारत की ओर पहला कदम है। इस नीति के साथ भारत सरकार अपने निर्णय लेने के अधिकार को बढ़ा सकती है। डेटा गोपनीयता मानकों को बढ़ाया जाएगा। डेटा सुरक्षा मानकों में सुधार किया जाएगा मेरे मित्रों। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ राष्ट्रीय डेटा प्रशासन नीति जो है वो आपकी समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अपन थोड़ा सा और आगे। तो देखो दोस्तों, भारतीय कौशल विकास योजना 4.0 मतलब चौथा संस्करण प्रारंभ हो चुका है। कौशल विकास मंत्रालय कौन सा है? कौशल विकास मंत्रालय। इसके तहत राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा क्रियान्वित की जा रही है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ठीक है, और उद्देश्य तो युवाओं को उन क्षेत्रों में प्रशिक्षित करना जिनकी भारतीय उद्योगों में अति आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि आपको ज़रूरत है खेत की, आप तैयार कर रहे हो खिरान बैठ के, ऐसा नहीं करना है। तो जहाँ पर ज़रूरत है युवाओं की, जिस क्षेत्रों में ज़रूरत है, उन्हीं क्षेत्रों की आवश्यकता के हिसाब से उनको क्या करना है दोस्तों? प्रशिक्षित करना है मेरे मित्रों। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, प्रावधान देख लेते हैं मित्रों इसका। तो इस योजना के चौथे संस्करण को औद्योगिक साझेदारी के साथ लागू किया जाएगा। कोर्स पूरा होने पर जॉब की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। नए उद्योग पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉफ्ट स्किल, रोबोटिक्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी, 3D प्रिंटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, IoT जिसको बोलते हैं, और मेट्रोनिक्स, इन सबको शामिल किया जाएगा। और ये जो 4.0 योजना है, इसके दौरान भारत सरकार 30 कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र भी खोलेगी। 30 कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र भी खोलेगी। 47 लाख लोगों को वजीफा प्रदान किया जाएगा। और स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म भी यहाँ पर क्या किया जाएगा मेरे मित्रों? लॉन्च किया जाएगा। तो आप इसका रट्टा मार लेना बहुत बढ़िया से ढंग से, किसी भी चीज़ को मत छोड़ना, हल्के में कुछ भी मत लेना। ठीक है, इतना भारी भी मत लेना कि सिर पे बैठा लो, लेकिन हल्के में कुछ मत लेना। आप चलते हैं दोस्तों थोड़ा सा और आगे। तो मेरे मित्रों, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना हुई है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी वित्तीय, देखो दोस्तों, डिजिटल साक्षरता किस क्षेत्र में प्रदान करेंगे इस नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से? देखो, भारत के अंदर जो वित्तीय साक्षरता है, वित्तीय साक्षरता का मतलब होता है मेरे मित्रों कि जो अपन हर रोज़ सुनते कि नहीं सुनते, म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन अभी मैं पूछने बैठ जाऊँ म्यूचुअल फंड क्या होता है, नहीं आएगा लोगों को। हम रोज़ सुनते हैं चिटफंड हो गया, चिटफंड घोटाला हो गया। चिटफंड घोटाला कैसे होता है? नहीं आएगा। बैंक रेट क्या होती है? नहीं आएगी लोगों को।
तो वित्तीय साक्षरता दर भारत की कितनी है? तो 24% है, जो दुनिया की अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत की वित्तीय साक्षरता दर बहुत ही कम है। ठीक है, तो दोस्तों इस नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का उद्देश्य क्या है? तो पढ़ने की आदत डालने और देश की वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने में देने के लिए भारत सरकार ने नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की है। तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का उद्देश्य क्या है वो आपकी समझ में आ गया। डिजिटल लाइब्रेरी है राष्ट्रीय की स्तर की, आपके मोबाइल में उपलब्ध हो जाएगी, इसीलिए कहाँ पर स्थापित की है इसका तो टेंशन ही खत्म कर दो। तो नमस्ते योजना देख लेते हैं मेरे मित्रों। तो नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम योजना, आपने एक चीज़ देखी होगी, शहरों के अंदर अक्सर आप रहते होंगे तो कि जो गटर वगैरह बंद हो जाते हैं, नाले वगैरह बंद हो जाते हैं, उनके अंदर ह्यूमन उतरता है, मनुष्य उतरता है। इस नाले के अंदर क्या होता है? मनुष्य जाता है और सफाई करता है। ठीक है, अब क्या होगा? वहाँ पर मशीनें जाएंगी और सफाई करेंगी। मतलब ये है कि इन गटरों के अंदर मानव नहीं उतरेगा। ठीक है, देखो दोस्तों 100 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए गए हैं। इसका उद्देश्य है कस्बों और शहरों में सेप्टिक टैंक की सफाई और सीवर की सफाई को यंत्रीकृत करना, मतलब यंत्र लगा देना वहाँ पर। सफाई कर्मचारी इसके अंदर नहीं उतरेंगे, यंत्र उतरेंगे केवल। ठीक है, सफाई कर्मचारियों को वैकल्पिक आजीविका प्रदान करना। ठीक, एक तो सफाई कर्मचारियों को वैकल्पिक, देखो जब मशीनें लग जाएंगी तो सफाई कर्मचारी क्या करेंगे? जो वो काम करते हैं तो वो भाई बेरोजगार होंगे। बेरोजगार होंगे तो क्या होगा? उनको वैकल्पिक आजीविका के साधन भी प्रदान किए जाएंगे। और दूसरा क्या है कि जो सेप्टिक टैंक की सफाई और सीवर की सफाई होती है उस सबको यंत्रीकृत कर दिया जाएगा। अब चलते हैं मेरे मित्र थोड़ा सा और आगे। देखो मेरे मित्रों, त्रिशक्ति प्रहार अभ्यास, अब एक और अभ्यास आ गया, प्रैक्टिस करते जाओ अभ्यास। यह अभ्यास वायुसेना CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में, जिसको अर्धसैनिक बल पैरामिलिट्री बोलते हैं अपन, ठीक है, और भारतीय सेना के द्वारा आयोजित किया गया है त्रिशक्ति प्रहार। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए क्योंकि अपना इंडिजीनस है। ठीक है, इसको तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज सिलीगुड़ी, कौन सा? तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज सिलीगुड़ी में आयोजित किया गया इस अभ्यास को। तो त्रिशक्ति प्रहार अभ्यास किस किस के बीच में होता है? तो तीन शक्तियाँ, तीन महाशक्तियाँ, हम तो महाशक्तियाँ बोलेंगे भैया, हमारी मिलिट्री, पैरामिलिट्री और भारतीय वायुसेना। ठीक है, तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज सिलीगुड़ी के अंदर इसका आयोजन किया गया है। ठीक है मेरे मित्रों, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो भारत की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई की स्थापना की गई है। हेलीकॉप्टर, भारत की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई कर्नाटक के तुमकुरू में, ठीक है, संचालन इसका हाल मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड करेगा। यह यूनिट 20 साल में 1000 हेलीकॉप्टर बनाएगी। किसके लिए? भारतीय वायुसेना के लिए, वायुसेना के लिए और भारत के उपयोग के लिए क्या करेगी? 1 साल के अंदर 20 साल के अंदर 1000 हेलीकॉप्टर बनाएगी। बहुत बड़ा अमाउंट है ये। 20 साल बाद देखो भारत के पास 1000 हेलीकॉप्टर खड़े हैं, वो खुद के बनाए हुए। ये क्या करेंगे? जो आपके लाइट कॉम्बैक्ट होते हैं ना, जो छोटे जो हल्के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर होते हैं उनका स्थान लेंगे ये सारे के सारे जो हेलीकॉप्टर हैं वो। ठीक है मेरे मित्रों, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। व्हाट्सएप फूड डिलीवरी, आपने बड़ा व्हाट्सएप खेला होगा मेरे मित्रों। व्हाट्सएप से आप फूड डिलीवरी करो, तो ये किसने लॉन्च किया है? तो इंडियन रेलवे ने, IRCTC के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसमें क्या है? अनाधिकृत भोजन वितरण से बचने के लिए। आपने स्टेशनों पर देखे होंगे लोग क्या करते हैं, पीछे पीछे भागते हैं, चाय ले लो, चाय वाला, चाय, और खाने के पैकेट वैकेट लेके, पूड़ी या आलू सब्जी ये और वो। तो ये अनाधिकृत भोजन वितरण है। इससे बचने के लिए IRCTC ने क्या किया है? देखो कई घटनाएं हो चुकी हैं, इससे बचने के लिए क्या किया IRCTC ने? तो अपनी सेवाओं को और बढ़ाने और अनाधिकृत भोजन वितरण से बचने के लिए अपने ग्राहकों को अधिकृत सुरक्षित भोजन प्रदान करने के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की है। इसके लिए व्हाट्सएप नंबर कौन सा दिया है? ये वाला। आप इस व्हाट्सएप नंबर पे क्या करोगे? मैसेज डालोगे, आपके लिए भोजन पहुंच जाएगा। ठीक है मेरे मित्रों, आपसे इतना पूछा जा सकता है यहाँ से, व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सर्विस निम्नलिखित में से किस संस्थान के द्वारा हाल ही में शुरू की गई है? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए किस संस्थान के द्वारा शुरू की गई है। आप चलते हैं थोड़ा सा आगे मित्रों। वीडियो बहुत लंबा नहीं करेंगे, फालतू की बकवास नहीं करेंगे। ऐसा लग रहा है वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन नहीं करेंगे, अपन टेंशन ना लो आप। तो युवा संगम पंजीकरण पोर्टल, दोस्तों एक पोर्टल है ये, ठीक है, युवा संगम पंजीकरण पोर्टल। इसका उद्देश्य क्या है? युवाओं का संगम, सीधी बात है, युवा संगम पंजीकरण। तो दोस्तों क्या है? पूर्वोत्तर क्षेत्र के युवाओं से जुड़ना इसका उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है? पूर्वोत्तर क्षेत्र के युवाओं से जुड़ना। ठीक है, यह पोर्टल एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावनाओं के तहत लॉन्च किया गया है। किसके? एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावनाओं के तहत लॉन्च किया गया है। कौन सा पोर्टल?
युवा संगम पंजीकरण पोर्टल। तो मेरे मित्रों, युवा संगम पहल के माध्यम से क्षेत्र के युवा देश के विभिन्न हिस्सों की क्या करेंगे, यात्रा करेंगे और भारत में विभिन्न संस्कृतियों के बारे में जानेंगे। भारत के अंदर की विभिन्न संस्कृतियों के बारे में जानेंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र के युवा वो से दूसरे भारत से, जो अपना जो शेष भारत है उससे जुड़ेंगे। ठीक है, अब चलते हैं मेरे मित्र थोड़ा सा और आगे। तो एरो इंडिया 2023 का आयोजन किया गया है। एरो इंडिया 2023 ये क्या है दोस्तों, ये प्रदर्शनी है। ठीक है, रक्षा मंत्रालय के द्वारा की गई है। तो दोस्तों, रक्षा मंत्रालय के तहत संचालित एक रक्षा उत्पादन विभाग के द्वारा हमारे ने क्या किया है, एक एयर शो का आयोजन किया है। इस एयर शो का नाम क्या है, एरो इंडिया 2023। ठीक है, कौन सी जगह पर किया गया है, तो येलनहंका एयरबेस बेंगलुरु कर्नाटक में। कौन सा, येलनहंका एयरबेस बेंगलुरु कर्नाटक में। भाई एयर शो है तो मतलब हवाई पट्टियां वगैरह पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। तो वो कौन सी जगह पर, येलनहंका एयरबेस बेंगलुरु कर्नाटक में। 14वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है, 14वां। यह 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। इसकी थीम है रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज, मतलब बिलियन ऑफ अपॉर्चुनिटी के लिए एक रनवे। ठीक है मेरे मित्रों, अब चलते हैं मित्रों थोड़ा सा और आगे। अब बात कर लो तापस की। तापस या फिर तपस, ये क्या है, तो DRDO के द्वारा विकसित एक मानव रहित ड्रोन है। ठीक है, अब आदि फेस्टिवल के बारे में देख लो। आदि महोत्सव क्या है, तो आदि महोत्सव में क्या है मेरे मित्रों, कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत इस त्यौहार का आयोजन किया जा रहा है। कौन सी जगह पर, नई दिल्ली के अंदर। तो इस फेस्टिवल के अंदर क्या किया जाएगा कि इसका जो उद्देश्य है वो आदिवासी उत्पादों को, मतलब आदिवासी जो लोग उत्पाद बनाते हैं अपने अपने, वो बड़े बड़े हाथ से, मतलब बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं अपने हाथ से, पंखे, हाथ के पंखे वगैरह, डली वगैरह और बहुत सारी चीज़ें हैं, गलीचे वगैरह बहुत शानदार बनाते हैं। तो जनजातीय मामलों का मंत्रालय क्या करेगा, ट्राइफेड जनजातीय मामलों के मंत्रालय की ओर से इस महोत्सव की जो है आयोजन किया जा रहा है आदिवासी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है मेरे मित्रों, तो आदि महोत्सव, आदि का मतलब आदिवासी, महोत्सव फेस्टिवल आयोजन नई दिल्ली के अंदर कौन कर रहा है, तो जनजातीय मामलों का मंत्रालय कर रहा है। क्यों कर रहा है, आदिवासी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों थोड़ा सा आगे। अब बात कर लेते हैं मेरे मित्रों नौसेना रक्षा प्रदर्शनी के बारे में और अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी ये क्या है। ठीक है, तो नौसेना रक्षा प्रदर्शनी और अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी, अभी भारत की रक्षा प्रदर्शनी देखी नहीं अपने एरो इंडिया के बारे में, अब ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी है। तो इसका आयोजन कौन सी जगह किया जा रहा है, अबू धाबी में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना कि अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर, तो अबू धाबी में। और अंतर्राष्ट्रीय नौसेना रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन वो भी अबू धाबी के अंदर। यहाँ पर भारत के NS सुमेधा, NS का मतलब INS, आई लिखना भूल गया, INS सुमेधा की ओर, सुमेधा भारत की ओर से शामिल हुआ। अब INS सुमेधा को अपन देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। INS सुमेधा से भी इंडिविजुअली भी यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं आपके प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। ठीक है, तो देखो मेरे मित्रों, ये INS सुमेधा जो है वो सरयू वर्ग का एक नेवल ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल है। ठीक है, नेवल ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल, मतलब समुद्र के किनारे किनारे पे कई ऐसे होते हैं जो पेट्रोल व्हीकल होते हैं, कई समुद्र के अंदर तक जाते हैं। तो ये समुद्र के ऑफशोर है, मतलब समुद्र के अंदर जाने वाला पेट्रोल वेसल है। ठीक है, पहला INS सुमेधा गोवा में बना, मतलब ये सरयू वर्ग का है। ठीक है, मतलब कई सारे INS सुमेधा हैं भारत के पास। तो पहला INS सुमेधा कौन सी है बना, गोवा में, और 2011 में नौसेना में शामिल हुआ था। ठीक है, और प्रदर्शनी में जो INS सुमेधा भाग ले रहा है वो 2014 में बना है, 2014 में कमीशन किया गया है, और तीसरा स्वदेश निर्मित INS सुमेधा है, और ये हेलीकॉप्टर ले जाने में सक्षम है, हेलीकॉप्टर कैरियर है। ठीक है, क्या है, हेलीकॉप्टर कैरियर है। ठीक है मेरे मित्रों, INS सुमेधा के बारे में आपको पता लग गया हो। INS सुमेधा इंपॉर्टेंट है, इसको रट लेना, पढ़ लेना। INS सुमेधा क्या है, तो ये सरयू वर्ग का है। सरयू वर्ग, अलग अलग तरह के वर्ग हैं, गंगा वर्ग, यमुना वर्ग, गोदावरी वर्ग, सरयू वर्ग, तो ये सरयू वर्ग का है। ठीक है, तो नेवल ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, नेवल ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। और पहला जो INS सुमेधा है वो गोवा में बनाया गया था। 3 INS सुमेधा हैं भारत के पास वर्तमान में, और पहला कहाँ बना, गोवा के अंदर, जो 2011 के अंदर नौसेना में शामिल किया गया। और जिसने अभी अबू धाबी के अंदर जो भाग ले रहा है अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी में, वो क्या है, वो 2014 के अंदर भारतीय नौसेना के अंदर शामिल किया गया था। और तीसरा था, यह हेलीकॉप्टर कैरियर है, हेलीकॉप्टर ले जाने में सक्षम है। ठीक है, अब देख लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा आगे। तो BVR सुब्रमण्यम, कौन, BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, इनको नया CEO बनाया गया है नीति आयोग का, इसको भी याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग का नई CEO BVR सुब्रमण्यम। अब चलते हैं मित्र थोड़ा सा आगे।
चलो दोस्तों, जादुई पिटारा खोल देते हैं अपना। तो अगला हमारा न्यूज आर्टिकल है जादुई पिटारा। यह कक्षा वर्ष 3 से 8, 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए खेल आधारित शिक्षण सामग्री है। मतलब खेल खेल में बदलो दुनिया। ठीक है, इसमें क्या है, 13 विभिन्न भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। ये अलग अलग तरह की 13 भाषाओं में, ऐसा नहीं है सिर्फ कि हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, तमिल में हो, तेलुगु में हो, भोजपुरी में हो, इस तरह से 13 भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें क्या है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा के तहत इसे विकसित किया गया। ठीक है, यह प्ले बुक्स, पजल्स, फ्लैश कार्ड्स, पोस्टर्स, वर्कशीट और स्टोरी बुक्स का एक सेट है। यह सामग्री बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाती है, इसीलिए इसका नाम जादुई पिटारा रखा गया है। इसको खुलते ही बच्चे जादू को जैसे देख के खुश हो जाते हैं, वैसे ही खुश हो जाएंगे। ठीक है मित्रों, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। आज का अंतिम न्यूज आर्टिकल अपन देखेंगे। ठीक है, अंतिम तो यहाँ तो नहीं है, अभी तो इसको ही देख लो। चलो मित्रों, अपन देख लेते हैं आज का न्यूज आर्टिकल क्या है। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसको क्रियान्वयन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया। इसके प्रावधान क्या है, तो केंद्र सरकार छोटे और सीमांत किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की सहायता देगी। कितने की सहायता देगी, तो 6,000 रुपये की सहायता देगी प्रतिवर्ष। और इस योजना में क्या है, सरकार 75,000 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। इसके तहत मित्रों, इस योजना का जो उद्देश्य है वो उन किसानों की सहायता करना है जिन्हें खराब मौसम और कम कीमत के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। यह 6,000 रुपये की राशि या 2-2 हज़ार की किस्तों में प्रदान की जाएगी और सीधे डीबीटी के माध्यम से बैंकों के किसानों के बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र की जाएगी। ठीक है, इसके पास पहले इस योजना का लाभ केवल उन किसानों के लिए था जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि थी, परंतु बाद में इस योजना की सीमा को हटा दिया गया और सभी किसानों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। ठीक है मेरे मित्रों, तो ये आज का आपके न्यूज़ आर्टिकल जितने भी थे वो हो चुके हैं समाप्त। ठीक है, मतलब जनवरी और फरवरी का जो राष्ट्रीय परिदृश्य का करंट अफेयर था वो हो चुका है आपका समाप्त। अगले 3 से 4 दिन के अंदर आपको दूसरा पार्ट मिलेगा इसका। ठीक है मेरे मित्रों, और यदि आपको, और आप इस पर भरोसा कर सकते हैं, इसको ढंग से रट लो, पर्सन मिलेंगे जरूर आपको मिलेंगे। यहाँ से नहीं मिले तो मुझे नहीं लगता कहीं और से मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं डे बाई डे का आपको खंगाल के लेकर आता हूँ, इसीलिए मुझे इतना समय लग जाता है। अगर मैं भी कहीं से कॉपी पेस्ट कट पेस्ट उठाऊँ तो हो जाएगा, लेकिन पर डे का चेक करना पड़ता है। ठीक है मेरे मित्रों, कोई बात नहीं है, थोड़ी सी मेहनत सही, लेकिन अच्छी चीज़ लेके आएंगे, अच्छा कंटेंट लेके आएंगे। तो मेरे मित्रों, यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।